हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आई विल इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नेहा कश्यप। आई एम MPhil UGC NET qualified in sociology and also pursuing PhD in sociology. So guys, this video gonna be most important for everybody because this is most important theory in sociology and जो भी students आप यूपी पीजीटी, यूपी एचईएससी एग्ज़ाम्स एंड यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ये सभी एग्ज़ाम्स में आपकी थियरी पूछी जाती है एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैंने आपको इसमें सारा का सारा बेसिक्स जो है वो आपको डिफ़ाइन किया है। So guys, I request to all of you that please like, share and subscribe my channel. So guys, ऐसे ही मैं आपके लिए आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाती रहूँ। सो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेटेड करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए ऑल टोटल, सो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूँगी एंड देन वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी सारी क्लासेस के वीडियोस की आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी। सो गाइज, आज हम देख रहे हैं फंक्शनलिज्म थ्योरी या फिर इसको हम प्रकार्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि जो फंक्शनलिज्म थ्योरी है उसको हम फंक्शनलिज्म थ्योरी या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी, दोनों का मीनिंग ही सेम है। हिंदी में बोलेंगे कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत या फिर संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत, दोनों का मीनिंग सेम है गाइस, सो कंफ्यूज नहीं करेंगे। सो देखते हैं यहाँ पर, प्रकार्यवादी मानते हैं समाज या समस्त सामाजिक संरचना का आधार सहमति है, क्योंकि तनाव और संघर्ष की स्थिति में सामाजिक संरचना के अस्तित्व को खतरा है। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में बहुत सारे अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो कि अलग अलग पर्सपेक्टिव या विचारधारा रखते हैं। जैसे कि कुछ समाजशास्त्री का मानना है कि समाज को हमें प्रकार्यात्मक रूप से देखना चाहिए, कुछ मानते हैं कि नहीं, समाज में संघर्ष होता है, देन ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं, सो हमें संघर्ष के थ्रू समाजशास्त्र को देखना चाहिए। कुछ मानते हैं कि हमें संरचना के थ्रू देखना चाहिए, स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू देखना चाहिए। सो इस टाइप के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने समाजशास्त्र में देखा होगा, बहुत सारी थ्योरीज बनाई हुई हैं। कुछ फंक्शनलिज्म है, प्रकार्यवादी है, संरचनात्मकवादी है एंड आपका संघर्षवादी है, और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की बात करते हैं, कुछ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। मतलब बहुत सारी थ्योरीज को हम देखते हैं समाजशास्त्र में। वो थ्योरीज कैसे बनी हैं, उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव में रखा गया है, और जो भी थिंकर उसका बिलीवर है, उस पर विश्वास करता है, वो उसी पर्सपेक्टिव में आगे चलता है। सो उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शनलिज्म को समझेंगे, प्रकार्यवादी सिद्धांत को समझेंगे। सो गाइस, प्रकार्यवादी सिद्धांत में ये लोग मानकर चलते हैं कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना होता है एंड समाज में जो भी कुछ हो रहा है वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हो रहा है। जैसे कि आपके इमाइल डर्कहाइम में बोलते हैं कि समाज में क्राइम भी हो रहा है, सो क्या हो रहा है कि वो भी समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो रहा है, और अगर सुसाइड्स हो रहे हैं समाज में, वो भी समाज के लिए ही एक प्रकार्यवादी काम करता है। सो जो आपके प्रकार्यवादी विचारधारा के जो बिलीवर होते हैं वो कहते हैं कि हम समाज को ऐसे देखकर चलेंगे जैसे कि समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की जा रही हैं। सो अगर हमारे समाज में संघर्ष आएगा, तनाव की स्थिति पैदा होगी, तो क्या होगा कि समाज में जो संरचना बनी हुई है, समाज का जो स्ट्रक्चर है वो डिसबैलेंस्ड हो जाएगा एंड हमारा जो सोसाइटी है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेगी। देन वो जो आपके प्रकार्यवादी हैं वो कहते हैं कि हमें समाज में सिर्फ़ और सिर्फ व्यवस्था बनाए रखना है। सो जो भी चीज़ हो रही है, अगर वो कुछ गलत भी हो रहा है तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सोशल ऑर्डर, एक समाज में एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं।
जैसे कि एजुकेशन हो गया, क्राइम हो गया, रिलीजन एंड फैमिली। सो गाइज याद रखेंगे कि जो हमारे प्रकार्यवादी विचारधारा के विचारक हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं कि हमें समाज में व्यवस्था को मेंटेन करके रखना है, व्यवस्था को बना के रखना है, हमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, हमें कोई भी टाइप का तनाव या स्ट्रेस नहीं चाहिए सोसाइटी में। बिकॉज अगर हमारे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमारी सोसाइटी डिसबैलेंस्ड हो जाती है। सो ये पॉइंट याद रखेंगे कि फंक्शनलिज्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल सिस्टम को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं या फिर समाज में व्यवस्था बनाए रखने की बात करते हैं। सो गाइस एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ पर, जो हमारा समाज है उसमें हम टू टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव जो कि मेजॉरिटी में है वो ज़्यादा देखते हैं। एक तो आपके कहते हैं माइक्रो, एक बात करते हैं आपके मैक्रो वाले। सो मैक्रो वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें सोसाइटी को एज अ होल देखना है, पूरी कंप्लीट सोसाइटी की स्टडी करनी है, एंड वो एक जनरल पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं। इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते कि हमें पूरा स्ट्रक्चर देखना है सोसाइटी का, जैसे मैंने आपको भी बताया कि समाज में व्यवस्था को देखना है, पूरे समाज को देखना है। सो मैक्रो वाले आपके वो पूरे के पूरे सोसाइटी को लेके चलते हैं। एक आते हैं आपके माइक्रो वाले। माइक्रो वाले क्या कहते हैं कि हमें पार्ट बाई पार्ट देखना है, यानी कि हर व्यक्ति की प्रॉब्लम को देखना है, दैन उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है। सो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो हमारे फंक्शनलिस्ट हैं या फंक्शनलिस्ट हैं वो आपके मैक्रो होते हैं सभी। ओके, ये हम याद रखेंगे कि मैक्रो पर्सपेक्टिव से होते हैं। सो गाइस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देख सकते हैं यहाँ पे, जिससे हमें समझ आएगा कि प्रकार्यवादी सिद्धांत का क्या महत्व होता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे स्टडी एज अ होल सोसाइटी के संपूर्ण समाज का अध्ययन करते हैं। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को देखा एंड उसकी प्रॉब्लम को देखा उस पर स्टडी करेंगे, नो, ये पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उस पर स्टडी करते हैं, पूरा समाज को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, देन कैसे सिस्टम को मेंटेन किया जाए, कैसे हम एक प्रकार्यात्मक व्यवस्था को बना सकें समाज में। सो ये पॉइंट देखते हैं। सेकेंड आपका आता है सोशल स्ट्रक्चर मेक द सोसाइटी, कि हमारे जो सामाजिक संरचना है वो समाज को बनाती है। इन लोगों का बिलीव है कि व्यक्ति ने समाज को नहीं बनाया है, समाज किसने बनाया है, समाज को बनाया है हमारी सामाजिक संरचना ने। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं लाइक रिलीजन, फैमिली, मैरिज, ये सब इन्होंने मिलकर आपका समाज को बनाया है। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनिज्मिक स्ट्रक्चर या फिर अवयवी समाज, अवयवी संरचना। जैसे कि आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू हम सोसाइटी को देखते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं आगे बताऊंगी बिकॉज वी विल डिफाइन फर्दर दिस। सो देखते हैं। सो गाइज आपको ये समझ आ गया कि आपका जो फंक्शनलिज्म थियरी है वो बेस किस पे करता है, आपको सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। और ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्रकार्यवादी सिद्धांत संघर्ष को मानता है या फिर संघर्ष को आपका एक्सेप्ट करता है, सो हम डिनाई करेंगे, हम मना करेंगे, बिकॉज प्रकार्यात्मक सिद्धांत में कभी भी संघर्ष की बात नहीं करते हैं। वो संघर्ष से बिल्कुल दूर हैं, अपोजिट हैं। प्लीज़ इसको याद रखेंगे बिकॉज एग्ज़ाम्स में एक एक पॉइंट्स पे आपके नंबर कट हो सकते हैं। जैसे कि ये इमेज हम देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज मतलब एक तरीके से एक बेसिक यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पूरा सोसाइटी है हमारा, ये पूरा सोसाइटी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमी, एजुकेशन, फैमिली, मीडिया, रिलीजन, ये सब क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर पूरे के पूरे होल सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी बना रहे हैं सोसाइटी में। यानी कि क्या आप सोच सकते हैं कि सोसाइटी में इकोनॉमी नहीं होगा तो चलेगा, एजुकेशन नहीं होगा तो चलेगा, फैमिली होगा नहीं तो चलेगा, मीडिया एंड रिलीजन। सो ये सारे के सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी जो हमारे समाज में देख सकते हैं हम, सो उन सभी को कोऑपरेशन करके एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम करते हैं एंड देन वो एक समाज में व्यवस्था बनाकर रखते हैं। सो दिस इज़ अ एग्ज़ाम्पल जिससे मैं आपको समझा सकूं। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस देखेंगे,
सो गाइस, स्पेंसर से हम स्टार्ट करेंगे। दैन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा फंक्शनल थियरी है या फिर प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, उसको स्टार्टिंग में ऑगस्ट कॉम्ट, जो कि हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं या फिर समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। देन उन्होंने जब आपका प्रकार्यवादी सिद्धांत को देखा तो उन्होंने पॉजिटिविज्म या फिर प्रत्यक्षवादी विचारधारा के थ्रू देखा था, उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस के थ्रू उसको देखा था। सो गाइस, क्या हुआ कि ऑगस्ट कॉम्ट का जो ये कॉन्सेप्ट था प्रकार्यवाद को समझाने वाला, दैट वाज नॉट रेलिवेंट, या फिर कह सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट जो था वो इतना ज़्यादा अपवर्ड नहीं हो सका। सो नेक्स्ट आपके आए हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि हमारे सोशियोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। सो हर्बर्ट स्पेंसर हमारे आए। देन हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो आपके प्रकार्यवाद का जनक माने जाते हैं या फिर फादर ऑफ फंक्शनलिज्म माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही टुक दिस थियरी फ्रॉम चार्ल्स डार्विन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो स्पेंसर ने जो ये प्रकार्यवादी सिद्धांत का जो थियरी है या फिर जो उसका सिद्धांत है वो कहाँ से लिया, वो एक बायोलॉजिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन। आपके चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने अपनी बायोलॉजी में एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात की है, जहाँ पर वो बात करते हैं कि बायोलॉजी में किस टाइप से इवॉल्व होते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उद्योग विकास कैसे हुआ है। सो उस थियरी को हर्बर्ट स्पेंसर ने लिया, उसको पढ़ा। देन उसको लेने के बाद उन्होंने कहा कि क्या ये कॉन्सेप्ट हम अपनी सोसाइटी में अप्लाई नहीं कर सकते, एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल उसी से रेलिवेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में, उन्होंने सोशल इवोल्यूशन के थ्रू बात कही। ध्यान रखेंगे कि चार्ल्स डार्विन बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एंड आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी थियरी को लिया एंड सोशल एवोल्यूशन की बात रखी। उसी में इन्होंने प्रकार्यवादी सिद्धांत की बात कही है। सो जो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो एक ब्रिटिश थे एंड उन्होंने सोशियोलॉजी में जो है इवोल्यूशनरी थियरी को सबसे पहले दिया था, एंड ऑल्सो ही हैज़ गिवन द फंक्शनलिज्म थियरी। सो हर्बर्ट स्पेंसर ने देखा कि एक ह्यूमन बॉडी, जिस टाइप से ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट होता है, किडनी होती है, लंग्स होते हैं, एंड आपका बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। सो क्या बॉडी एक भी ऑर्गन को अगर निकाल दिया जाए या फिर एक भी अंग को निकाल दिया जाए तो क्या बॉडी काम करेगी? अगर उसकी हार्ट को निकाल दिया जाए तो बॉडी में डिसबैलेंस आ जाएगा। सो देख सकते हैं कि दीज ऑल आर फंक्शनिंग टुगेदर, दैट्स वाई बॉडी इज़ फंक्शनिंग वेल, राइट। सो क्या होता है गाइस कि आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, एंड देन उन ऑर्गन्स में से अगर हम किसी ऑर्गन को निकाल दें या फिर वो ऑर्गन ख़राब हो जाए तो क्या क्या आपका बॉडी जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज बॉडी में डिसबैलेंस आ जाएगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो एक आइडियोलॉजी थी, वो आपकी हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको देखा एंड देन वो सोशियोलॉजी में अप्लाई किया। अब देखते हैं सोशियोलॉजी में अप्लाई कैसे करते हैं वो। सो वो सोसाइटी में देखते हैं कि जैसे हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिलीजन होता है, फैमिली, स्कूल्स एंड स्टेट। सो ये जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जितना भी हमारा सोसाइटी में स्ट्रक्चर है, वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं एंड देन वो सोसाइटी को अच्छे से बना पाते हैं एंड सोसाइटी में डिसबैलेंस नहीं आता। सो प्लीज़ आप इसको समझेंगे कि जिस टाइप से एक ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं एंड देन वो एक साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके आपस में मेंटेनेंस रखते हैं बॉडी को। और उसी टाइप से आपका उन्होंने समाज को देखा कि समाज में भी तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बने हुए हैं एंड सोसाइटी को चला रहे हैं। सो ये थ्योरी आपकी हर्बर्ट स्पेंसर ने बोली थी, एंड दे ऑल आर द फंक्शनिंग टुगेदर एंड दैट्स वाई द सोसाइटी इज़ मेंटेन हियर। वो कहते हैं कि सोसाइटी में जो हमारा आपका धर्म है, आर्थिक व्यवस्था, संस्कृति, विवाह, परिवार एवं कानून जैसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, समाज की स्थिरता एवं विकास के लिए
ये सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड देन अगर समाज में ये नहीं है देन समाज को हम अच्छे से नहीं चला पाएंगे। वो कहते हैं कि एक भी अगर इंस्टीट्यूशन इनमें से हम ख़त्म कर दें या सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में बिल्कुल भी हम अपना योगदान नहीं देंगे एंड देन हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं इमानुएल डर्कहाइम। इमानुएल डर्कहाइम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं। सो इमानुएल डर्कहाइम हमारे कहते हैं कि सामाजिक संरचना और प्रकार्य के बीच बहुत गहरा संबंध है एंड सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? हमारे सोशल फैक्ट्स जो कि हमसे एग्जिस्ट होते हैं बट हमको उनका सो गाइस सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? सामाजिक तथ्य वो होते हैं जो कि हर सोसाइटी में मिलते हैं और हम उनको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। सोशल फैक्ट क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल आपका मैरिज इज़ अ सोशल फैक्ट। क्या मैरिज को हम ये तो कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स ऑफ मैरिज हो सकती हैं अलग अलग सोसाइटीज़ में, बट हम मैरिज को एग्जिस्ट करते हैं एंड मैरिज जो है हमारा वो एक सोशल फैक्ट होता है जिसमें हम मना नहीं करते। अगर हम सोशल फैक्ट्स को नहीं मानते हैं तो सोसाइटी हमें क्या करती है? बहिष्कृत कर देती है, हमें डिनाई कर देती है सोसाइटी से। सो ध्यान रखेंगे कि इमानुएल डर्कहाइम जो है हमारे वो सोशल फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें समाज में संरचना बना के रखनी है तो हमें फंक्शन या प्रकार्य को अच्छे से करना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। नेक्स्ट वो देखते हैं सोशल सॉलिडेरिटी। सोशल सॉलिडेरिटी का मतलब है कि सामाजिक एकता, कि समाज में सामाजिक एकता को हमें बना के रखना है। सो सोशल सॉलिडेरिटी में उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ सॉलिडेरिटी की बात कही है। एक तो वो बात करते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड एक वो बात करते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। सो गाइस वो सोशल सॉलिडेरिटी की बात करते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ सॉलिडेरिटी उन्होंने बताई है। फर्स्ट आपका आता है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड सेकंड आपका आता है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। सो मैकेनिकल में क्या होता था? मैकेनिकल में क्या था कि जो एंशियंट टाइम होता था वहाँ पर पीपल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करके रहते थे, एज अ कम्युनिटी वो काम करते थे। वहाँ पे कुछ भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं था एंड स्पेशलाइजेशन नहीं था। एक तरीके से सिंपल सोसाइटी हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा सिंपल सोसाइटी होता है। सो वो हमारा मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में आ जाएगा। देन आपका आता है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक में क्या हुआ? ऑर्गेनिक में आपका आ जाता है जो आजकल के टाइप की हमारी सोसाइटी हो रही है जिसमें कि डिवीज़न ऑफ लेबर है एंड स्पेशलाइजेशन आ गया है। सो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मैकेनिकल में आपका जो था वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी, मतलब कि लोग जो हैं एक साथ मिलकर काम करते थे, एक तरीके से यूनिटी थी, एकता थी। सो ऑर्गेनिक में क्या हुआ? ऑर्गेनिक में जैसे जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ता चला गया तो क्या हुआ कि अब जनसंख्या बढ़ रही है, दैन डिवीज़न ऑफ लेबर हमारा बढ़ता गया। तो क्या हुआ कि ऑर्गेनिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, एक तरीके से मॉरल डेंसिटी यहाँ पर आ गई है। सो 2 टाइप्स ऑफ आपका सॉलिडेरिटी वो बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे मिलता है, वो आपका मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में आपको देखने को मिलता है। सो इमानुएल डर्कहाइम जो है हमारे वो सोशल स्टेबिलिटी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सामाजिक तथ्यों को देखकर समाज में व्यवस्था बनानी है और सामाजिक एकता की बात करते हैं। उन्होंने जो है एक रिलीजन स्टडी भी किया था जो कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा ट्राइब्स पे स्टडी किया था। अरुंटा जो जनजाति थी उस पर उन्होंने स्टडी किया था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक टोटम होता है एंड उसके थ्रू लोग जो हैं धर्म को फॉलो कर रहे हैं, धर्म को अपने देख रहे हैं। सो इसके जो आपके डर्कहाइम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनके एंड ही इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर इन सोशोलॉजी। सो अगर आपको ये इमानुएल डर्कहाइम के बारे में ऑल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज लेनी है सो प्लीज़ कमेंट मी एंड देन आई विल मेक वीडियो ऑन इमानुएल डर्कहाइम। सो देखते हैं नेक्स्ट आपके आते हैं
बी मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की ध्यान रखेंगे कि हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एक मानव शास्त्री हैं, और ध्यान रखेंगे कि ही वॉज फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु यूज फंक्शनलिज्म। सो ये पहले एक ऐसे मानव शास्त्री हुए हैं समाजशास्त्र में जिन्होंने सबसे पहले प्रकार्यवादी सिद्धांत को यूज़ किया था, या प्रकार्यवाद का शब्द का यूज़ किया था, और इन्होंने थियोरी ऑफ नीड दी है, आवश्यकताओं के सिद्धांत की बात कही है। सो याद रखेंगे कि ये जो थे, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो फंक्शनलिज्म है एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बोथ आर सेम एंड उन दोनों का एक ही मीनिंग है। लेकिन याद रखेंगे कि जो आपके मैलिनोवस्की हैं, मैलिनोवस्की एक ऐसे थिंकर हैं जो कि प्योर फंक्शनलिस्ट हैं। हम उनको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट या फिर संरचनात्मक प्रकार्यवादी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। ही इज़ ओनली अ फंक्शनलिस्ट, वो सिर्फ एक प्रकार्यवादी सिद्धांत वक्ता हैं। सो गाइस याद रखेंगे कि जो आपका प्रकार्यवादी सिद्धांत है उसमें मैलिनोवस्की ने कहा है कि हम जो हैं सिर्फ एक ऐसे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, हम होल सोसाइटी की बात नहीं हम होल सोसाइटी की बात नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। सो गाइस वो कहते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सामूहिक अस्तित्व है उसको हम जोड़कर आवश्यकताओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक्स होती हैं हमारी आवश्यकताएं, है ना, कुछ व्युत्पन्न या फिर ड्राइव्ड होती हैं, कुछ समाकलनकारी या फिर इंटीग्रेटिव होती हैं। सो उन्होंने कुछ आवश्यकताओं के मूल बताए हैं कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है मानव जीवन के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसके बिना वो लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता। सो उन्होंने ये जो आपका नीड थियरी है उसी पर्सपेक्टिव से बताया है। सो नीड थियरी को उन्होंने अपनी बुक अ साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर 1960 में दिया था। वो कहते हैं कि समाज का निर्माण संबंधित तत्वों से होता है जिसका आधार मनुष्य की ज़रूरतें हैं, मनुष्य के जो नीड्स हैं। कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक्स होती हैं जिनके बिना एक मानव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जैसे कि भोजन हो गया, वस्त्र, आवास, सुरक्षा, यौन संतुष्टि आदि। सो ये कुछ ऐसी बेसिक्स नीड्स होती हैं जो ह्यूमन को चाहिए ही होती हैं। सो वो आगे कहते हैं बुनियादी या फिर बेसिक जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए मनुष्य कुछ और आवश्यकताओं को जन्म देता है, जैसे कि संचार, सहयोग, संघर्ष या फिर नियंत्रण। सो गाइस क्या हुआ कि अगर उसको भोजन की या फूड की नीड है, वो अपनी नीड कैसे कंप्लीट करेगा? तो क्या हुआ कि सोसाइटी में कम्युनिकेशन करेगा, संचार करेगा एंड कोऑपरेशन होगा, दूसरे लोग उसको जॉब देंगे, दैन वो एक तरीके से सहयोग होगा। फिर क्या होता है कि हमेशा सोसाइटी में जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि संघर्ष भी होगा। जैसे कि संघर्ष के लिए हम देख सकते हैं कि एंशियंट टाइम में जब पीपल के पास कुछ फूड नहीं हुआ करता था, वो लोग क्या खाते थे, वो मांस खाते थे जानवरों का। तो वहाँ पर वो क्या करते थे, कॉन्फ्लिक्ट होता था आपस में कि ये हमारा कबीला खाएगा या हमारा, तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सो कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो हमारे जो मैलिनोवस्की हैं उन्होंने बेसिक नीड्स को बताया है, ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पर मैलिनोवस्की हमारे कहते हैं कि समाज एक सुगठित एवं समन्वित व्यवस्था है जिसे व्यक्तियों ने अपने स्वभाव से जन्म दिया है, स्वतः जन्म दिया है। मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में क्या होता है कि सभी जैसे एक ह्यूमन की वजह से हमारा सोसाइटी बनता है एंड जो ह्यूमन है उनकी जो बेसिक नीड होती हैं उनको पूरा करने के लिए सोसाइटी बनी है, उनका ऐसा विचार है। सो यहाँ पे मैलिनोवस्की कहते हैं कि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में समाज का निर्माण होता है। और मैलिनोवस्की का ये विचार था कि विभिन्न समाजों में लोग अलग अलग ढंग से अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
इसलिए वो कहते हैं कि हर समाज की एक अपनी संस्कृति होती है, वो अपनी संस्कृति या फिर उनके विशेषताओं के अकॉर्डिंग अपनी इच्छाओं को या फिर अपनी नीड्स को कंप्लीट करता है, और ये सभी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो समाज में व्यवस्था बनी रहती है। ये उनका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेडक्लिफ ब्राउन। गाइज रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वो हम उनको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट या फिर संरचनात्मक प्रकार्यवादी कहते हैं, याद रखेंगे। और मैलिनोवस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे। मैलिनोवस्की आपके वो प्योर फंक्शनलिस्ट हैं, वो सिर्फ ये बात करते हैं कि समाज में आपका व्यक्ति जो होते हैं वो इंडिविजुअलिटी के थ्रू देखते हैं सोसाइटी को, कि हमें होल सोसाइटी नहीं देखना है, हमें इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग सोसाइटी की स्टडी करनी है। जैसे कि उन्होंने आपका कि ह्यूमंस की जो कुछ नीड होती हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए वो आपका प्रकार्य बनाए रखता है, अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस टाइप से आपका मैलिनोवस्की बताते हैं। बट रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं वो आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट या फिर संरचनात्मक प्रकार्यवादी कहलाते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल से कुछ नहीं लेना है, हमें होल सोसाइटी की बात करनी है, हम पूरा जितना भी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसको देखेंगे। वो कहते हैं कि अगर सोसाइटी में कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस पे कोई उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो हमारी फैमिली है, मैरिज है, रिलीजन है, क्या उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? वो कहते हैं नहीं, वो चीज़ कुछ टाइम के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहती है एंड देन वो इंस्टीट्यूशंस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमें होल सोसाइटी की बात करनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी की नहीं, जैसे कि आपके मैलिनोवस्की कहते हैं। देखते हैं, ही इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, प्लीज़ इसको अच्छे से हम याद रखेंगे। एंड ही टॉक्स अबाउट द होल सोसाइटी, वो कहते हैं कि हमें होल सोसाइटी को देखना है। ही सेड नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। अब देखेंगे कि मैलिनोवस्की ने क्या कहा था, नीड थियरी दिया था, बट उन्होंने उनकी नीड थियरी को नेम जो है वो रिप्लेस कर दिया, उन्होंने उसका नाम दे दिया नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। एक चीज़ और रिमेंबर करेंगे कि आपके जो रेडक्लिफ ब्राउन हैं वो इमानुएल डर्कहाइम के बहुत बड़े फॉलोवर हैं। उन्होंने इमानुएल डर्कहाइम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अडॉप्ट किया एंड अपने अकॉर्डिंग उनकी जो है थियरीज़ बनाई। याद रखेंगे कि रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं वो एक बहुत बड़ी फॉलोवर हैं इमानुएल डर्कहाइम के। उन्होंने उनके ऊपर मैलिनोवस्की का भी इन्फ्लुएंस पड़ा था, बट एज अ क्रिटिसिज्म। और गाइज ये भी एक आपके मानव शास्त्री हैं, ये भी एक आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक संरचना में हमेशा परिवर्तन की स्थिति बनी रहती है, और वो कहते हैं कि जन्म एवं मृत्यु की जो ये प्रोसेस है उससे विभिन्न समूहों के सदस्यों में परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। कहीं पर जन्म हो रहा है, कहीं पर मृत्यु हो रही है समाज में, फिर भी वो कहते हैं कि फिर भी उनका मानना है कि समाज के संरचनात्मक स्वरूप में बहुत हद तक स्थायित्व रहता है, फिर भी स्थायित्व रहता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है फिर भी सोसाइटी स्टैब्लिश्ड रहती है, उसमें स्टेबिलिटी रहती है। आगे वो कहते हैं कि संरचनात्मक स्वरूप की स्थिति विभिन्न अंगों के आपस में सुव्यवस्थित ढंग से जोड़ने से होती हैं। अब ये विभिन्न अंग कौन कौन से हैं गाइस? ये है आपका परिवार, शिक्षा व्यवस्था एंड राजनीतिक व्यवस्था। ये जितने भी आपके अंग हैं उनकी विशिष्ट प्रक्रियाओं से संरचनात्मक स्थायित्व बना रहता है। वो कहते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा से अनुभव सिद्ध तथ्यों के आधार पर समाज के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध तथा उसके गठन का अध्ययन कर सकते हैं। समझ आया?
गाइज वो कह रहे हैं कि हमें होल सोसाइटी को देखना है, इंडिविजुअलिटी को नहीं देखना है। अगर सोसाइटी में किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, सो हमारी जो सोसाइटी के अंग है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सो गाइज जो आपके ब्राउन है, उन्होंने कहा है कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस या फिर अस्तित्व की आवश्यकता की दशाएं। वो कहते हैं इस बारे में कि मानव समाज को अपने अस्तित्व के लिए कुछ मौलिक शर्तों को पूरा करना होता है। जिस तरह प्रत्येक जीव के लिए भोजन, मलमूत्र त्याग एवं प्रजनन आवश्यक है, उसी तरह समाज के निमित्त कुछ गतिविधियां आवश्यक होती हैं। सो इन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं। सो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो है आपका द सिस्टम ऑफ कंसैंग्विनिटी एंड एफिनिटी। सामाजिक संरचना का प्रथम मानव शास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। ध्यान रखेंगे कि सामाजिक संरचना का यह बुक प्रथम मानव शास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप। ऑब्वियसली सी बात है, मैंने आपको बता दिया है कि वो इंस्टीट्यूशंस पे बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंगली सोसाइटी को देखते हैं। सो वो संस्थागत संबंधों को देखते हैं। स्टडीज़ ऑन अंडमान आइसलैंडर। उन्होंने एक ट्राइब थी आपका अंडमान आइसलैंडर जो थे, उन पर जाके अध्ययन किया था, उन पर स्टडी किया था। सो यहाँ पर जो अंडमान में स्टडी किया था, तो उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने क्या कहा कि समाज में जितने किस्म के बहुत सारे टाइप्स के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और व्यक्तियों के बीच कार्यकलाप होते हैं, उससे समाज में एकता पैदा होती है जो समाज को मिटाने से बचाती है। सो गाइज वो क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं समाज में, जिससे क्या होता है कि लोग आपस में आके मिलते हैं एंड देन मिलने के बाद वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि समाज में व्यवस्था बनी रहती है और समाज जो है वो आपसी क्रियाकलापों से जुटा रहता है एंड समाज में एक तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्या हुआ कि जब आपस में लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहते हैं तो समाज का अस्तित्व बना रहता है। सो गाइस एक चीज़ और याद रखेंगे कि मैलिनोवस्की जो है वो आवश्यकताओं पर ज़्यादा जोर देते हैं या फिर नीड्स पर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि हमारे रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं वो संस्कार, विधियों या फिर रिचुअल प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं टॉर्कट पार्सन्स। सो ये कहते हैं कि पार्सन्स ने अपने अपने प्रकार्यवादी विचार को अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम 1951 में स्पष्ट किया था। इनके विचारों पर मैलिनोवस्की, पेरेटो, डर्कहाइम, मैक्स वेबर आदि का प्रभाव देखने को मिलता है। आपने जितने भी थियरीज़ हैं उनमें इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट मैलिनोवस्की से लिया है, कुछ पेरेटो से लिया है, कुछ डर्कहाइम से एंड देन कुछ मैक्स वेबर से लिया है। सो आपके जो पार्सन्स हैं वो भी स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं। सो वो कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की यथार्थता को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उसके गठन कैसे हुआ है, कैसे उसका गठन हुआ है, उन सब चीज़ों को, उनकी इकाइयों को, उस प्रक्रियाओं को जब तक हम नहीं समझ लेते तो तब तक हम सामाजिक व्यवस्था को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सो उनका कहना है कि सामाजिक व्यवस्था या संरचना के बने रहने के लिए कुछ प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। उन प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं व्यक्तित्व व्यवस्था दोनों से होता है। सामाजिक व्यवस्था से भी और व्यक्तित्व व्यवस्था से भी दोनों से होता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति ऐसी आवश्यक होनी चाहिए जिससे व्यक्ति को आगे बढ़ने एवं भूमिका को अच्छी तरह निर्वाह करने का मौका मिले। सामाजिक व्यवस्था की भी प्रकार्यात्मक आवश्यकता यह है कि उसे क्रियाशील रखने वाले सदस्यों का अस्तित्व सदा बना रहे। वो कहते हैं कि जो पीपल जो हैं वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। सो उनके पास कुछ ऐसे साधन होने चाहिए जिससे कि वो अपनी फैमिली के या अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें एंड देन वो सामाजिक व्यवस्था को बनाकर रख सकें। वो कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के
अंदर हमारा जो सामाजिकरण है और आपका संस्थाकरण है, इन सब चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए, जिससे कि सामाजिकरण से क्या होगा कि सामाजिकरण से जो आपके फैमिली के कुछ कस्टम्स होते हैं या कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिनको आगे आने वाला जो पीढ़ी है वो उसको सीखता जाता है, और क्या होता है कि सोसाइटी इस्टेब्लिश रहती है, सोसाइटी में डिसबैलेंस नहीं आता। सो यहाँ पर पार्सन्स ने बताया है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो कि आप उनका जो थियरी है ये वो जाना जाता है एजेल मॉडल का। सो गाइस, एजेल मॉडल जो है आपका वो कुछ इस टाइप से है। ए को उन्होंने बताया है एडेप्टेशन या फिर अनुकूलन, जी गोल ओरिएंटेशन या फिर लक्ष्य अभिविन्यास, आई इंटीग्रेशन या फिर एकीकरण, एल से लेटेंसी या फिर अव्यक्तता। सो वो कहते हैं कि सोसाइटी में अगर हमें आपका इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, सोसाइटी में व्यवस्था को बना के रखना है, सो ये जो हमारा एजिल मॉडल है इसको हमें देखना होगा। नेक्स्ट आपके आते हैं आर के मर्टन। सो मर्टन जो है वो आधुनिक समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करने का महत्वपूर्ण श्रेय जो है वो मर्टन को जाता है। सो उन्होंने कहा है कि हमारे जो समाज है उसमें कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ आपके डायस फंक्शन होते हैं। सो गाइस याद रखेंगे कि डायस फंक्शन की जो बात कही है वो सबसे पहले आपके आर के मर्टन ने कही है। पूरी जो हमारा सोशोलॉजी है एंड उसमें डायस फंक्शन की बात जो कही है वो आपका मर्टन ने कही है। सो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपका होता है जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है, वो आपका फंक्शन कहलाता है। एंड सेकंड आपका आता है डायस फंक्शन। डायस फंक्शन का मतलब है कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं सोसाइटी में जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो अपना कोलैबोरेशन नहीं दे रहे हैं समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। सो ये जो आपका डायस फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका मर्टन ने दिया है। सो गाइस एक चीज़ और याद रखेंगे कि डायस फंक्शन को जैसे जैसे डायस फंक्शन रिप्लेस होता जाता है तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उसको हम फिर से फंक्शन में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका सती प्रथा था। सती प्रथा एंशियंट टाइम में या फिर उस समाज में एक तरीके का फंक्शन था जो कि समाज में व्यवस्था को बनाए रख रहा था। लेकिन आज के टाइम में सती प्रथा को हम देखें तो दैट विल बी द डायस फंक्शनल, वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, समाज में व्यवस्था को बिल्कुल भी बना के नहीं रख रहा है। सो कुछ समाज में ऐसे रीति रिवाज या फिर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो कि किसी समाज के लिए तो प्रकार्यवादी काम कर रही है, प्रकार्यात्मक रूप से काम कर रही है, तो किसी समाज के लिए दुष्प्रकार्यात्मक रूप से काम कर रही हैं। सो ये अकॉर्डिंगली आपका सोसाइटी के देखा जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद कहीं पर समाज में ऐसा है कि एंशिएंट टाइम में कुछ मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ नहीं किया जाता था, वो लोग इस चीज़ को डायस फंक्शन मानते थे। बट क्या हुआ कि टाइम जैसे जैसे गुजरता गया तो वो डायस फंक्शन आपका रिप्लेस हो गया आज के टाइम में एज अ फंक्शन। सो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सो कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं उन्होंने जो बताए हैं, दैट इज़ मैनिफेस्ट फंक्शन या फिर इसको हम बोलते हैं प्रकट प्रकार्य। सेकंड है आपका लेटेंट फंक्शन या फिर अप्रकट प्रकार्य। सो इसको देखते हैं अभी। सो गाइस जो आपका मैनिफेस्ट फंक्शन या फिर प्रकट प्रकार्य होता है वो एग्जैक्टली हमें पता होता है, वो एक तरीके से स्पष्ट होता है हमारे सामने। जैसे कि एक पेन है, हमें पता है कि ये पेन है और हम इससे कुछ लिखेंगे, अपनी डायरी में हम इसको लिखेंगे। बट कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि अप्रकट प्रकार्य कहलाते हैं या फिर लेटेंट फंक्शन कहलाते हैं, जिनका हमें एग्जैक्टली में मीनिंग नहीं पता होता, दैट इज़ हिडन या फिर वो छुपे हुए होते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शन जो होते हैं वो आपके सामने स्पष्ट होते हैं, एंड लेटेंट फंक्शन आपके जो होते हैं वो एक तरीके से उनका मीनिंग हिडन होता है, हाइड होता है। सो मर्टन यहाँ पे जो आपका प्रकट प्रकार्य या फिर अप्रकट प्रकार्य को समझाने के लिए एक न्यू मैक्सिको की हॉपी इंडियंस ट्राइब थी। वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर वर्षा करने के लिए, मतलब बारिश करने के लिए रेन डांस किया जाता था। जो हॉपी लोग थे
वो उनकी मान्यता थी कि धार्मिक उत्सवों एवं नाच गान के द्वारा वे लोग वर्षा ला सकते हैं। उनके जीवन में इस वर्षा की उपयोगिता खेती बाड़ी के कामों में ज़्यादा आती थी। देख सकते हैं। गाइज, इसमें अब हम क्या देखेंगे कि जो आपका रेन डांस वो लोग कर रहे हैं, उनका जो प्रकट प्रकार्य है, प्रकट प्रकार्य क्या है कि वो वर्षा लाना चाहते हैं, बारिश को लाना चाहते हैं, बिकॉज उनकी जो खेती है वो अच्छी हो जाए, पानी डलेगा खेतों में, देन वो उसको अच्छे से ग्रो अप कर पाएंगे। वो उनका प्रकट प्रकार्य है जो कि एग्जैक्टली हमें दिख रहा है। बट इसमें लेटेंट फंक्शन कौन सा हो जाएगा या अप्रकट प्रकार्य हो जाएगा कि जो वो उत्सव करेंगे, जो वो नाच गाना करेंगे, उससे क्या होगा, पीपल गैदर होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, आपस में मिले जुलेंगे, एंड उनका क्या होगा, वो एक भाईचारा उत्पन्न होगा, एक एकता वहाँ पर देखी जा सकती है। गाइज, याद रखेंगे कि आपके जो मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं वो आपके एग्जैक्ट होते हैं, जो कि आपका होपी ट्राइब्स ने बताया कि होपी ट्राइब्स वाले जो होते हैं वो डांस क्यों करते हैं, क्योंकि वो बारिश लाना चाहते हैं। वो उनका प्रकट प्रकार्य हो गया जो कि हम देख पा रहे हैं। बट उनके अंदर वाला जो प्रकार्य है, जो कि इंटरनल उनके अंदर है, कि वो जब कोई उत्सव मनाएंगे, बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे रेन डांस करके, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पर रेन डांस करेंगे एंड देन वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, और उस चीज़ को उनके अंदर क्या होगा कि एकता की भावना जागृत होगी, जिससे कि समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। ये एक हिडन कॉन्सेप्ट हो गया है, ये एग्जैक्टली आपको नहीं दिख रहा है, एक तरीके से हिडन हो गया। यहाँ पे जो आपके मर्टन है, उन्होंने फंक्शन को 5 टाइप्स में डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि एक तो फंक्शन वो होता है जो कोई कभी हम जाते हैं किसी फेस्टिवल में जाते हैं, वो वाला फंक्शन हो जाता है। एक आपका होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि व्यवस्था को बनाए रख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे सामाजिक पद पर लोग होते हैं जो कि अपने क्रियाकलाप या फिर एक्टिविटीज़ को जो वो करते हैं वो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए करेंगे। वो कुछ भी ऐसा फंक्शन नहीं करेंगे जिससे कि उनकी बेइज्जती हो, या फिर वो मतलब एक तरीके से फंक्शन बनाने के लिए, सोसाइटी में फंक्शन बनाने के लिए काम करते हैं। देन आपका आता है गणित शास्त्रीय अर्थ में, जैसे कि मैथमेटिक्स में या फिर गणित में हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना के चलते हैं कि सिस्टमैटिक वे से हमें चलना है, बिकॉज ये रूल्स हैं एंड इनको फॉलो करते हुए हमें सॉल्यूशन देना है। फिफ्थ आपका बताया है कि व्यवस्था बनाए रखने में सहायक सामाजिक कार्य प्रणाली, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं समाज में जो कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कार्यकलाप या फिर एक्टिविटी करते हैं। ये आपके 5 जो हैं मीनिंग बताए थे फंक्शन की मर्टन ने, याद रखेंगे गाइस। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। जो प्रकार्यवादी व्यवस्था होती है वो समाज में व्यवस्था बनाए के रखने के लिए करते हैं, एंड जितने भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सभी आपस में कोलैबोरेशन करके समाज में व्यवस्था बना के रखते हैं। देन वो आपका देखा है कि जो आपका प्रकार्यवादी सिद्धांत है उसमें एज अ होल सोसाइटी हम स्टडी करते हैं, सामाजिक संरचना जो है समाज को बनाती है, इसमें ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं। देन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं हमारे वो फंक्शन को बनाए रखने के लिए समाज में काम करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, वो कि हमारे याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका पीजीटी में भी आ रखा है कि हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है चार्ल्स डार्विन से लिया था, एंड देन आपका उन्होंने ह्यूमन बॉडी को देखा, जिससे कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं वो जिस टाइप से काम कर रहे हैं बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, ऐसे ही हमारी सोसाइटी में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इमाइल डर्कहाइम। इमाइल डर्कहाइम ने कहा है कि हमें सोशल सॉलिडारिटी बनानी है, समाज में एकता बनानी है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया है, सोशल कॉन्सेप्ट दिया है आपको उन्होंने सामाजिक तथ्यों का, एंड देन 2 टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी की बात करते हैं, यानी कि एकता की बात करते हैं, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक की बात करते हैं। फिर आते हैं आपके मैलिनोवस्की, जो कि एक सबसे पहले आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर मानव शास्त्री थे जिन्होंने कि समाज में फंक्शन का यूज़ किया था, एंड उन्होंने थियोरी ऑफ नीड दी है। याद रखेंगे कि वो आपके प्योर फंक्शनलिस्ट थे। उनकी बुक थी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर की बात करते हैं, बहुत सारी नीड्स बताई हैं, एंड उन नीड्स से कुछ और नीड्स बनती हैं।
सो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन जो थी वो आपके स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थे, वो एज अ होल सोसाइटी की बात करते हैं। एंड उन्होंने मैलिनोवस्की की जो कॉन्सेप्ट है नीड थियरी का, उसको कहा है नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। एंड देन उनकी ये बुक है, वो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, इंडिविजुअलिटी की बिल्कुल नहीं करते। अंडमान आइसलैंडर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके टॉगल पार्सन्स, जो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लिया है उन्होंने बहुत सारे थिंकर्स से। वो सोशल इक्विबिलिटीज की बात करते हैं, सोशलाइजेशन की बात करते हैं। सो ये एजेल मॉडल उन्होंने दिया है। देन मर्टन आते हैं। मर्टन ने आपका जो है साइंटिफिक वे में आपका जो है फंक्शनलिस्ट थ्योरी दिया है, फंक्शन बताया है। डाइस फंक्शन की बात सबसे पहले मर्टन ने किया है। मैनिफेस्ट आपका मैंने बता दिया, लेटेंट भी बता दिया। देन इन्होंने 5 जो है टाइप्स ऑफ मीनिंग बताए हैं फंक्शन के। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel. So I will teach you there for all the concept of sociology, for the clearing your doubts and your conception of introduce any type of sociological concepts. सो गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल सॉल्व योर ऑल द क्वेरीज. सो गाइस, वी विल फोकस ऑन दिस. Say dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys, you can achieve your goals. Please आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा. मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस सोशियोलॉजी के लिए लाती रहूँगी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन.